नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि राज्य सरकार ने अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण को 3 चरणों वाली प्रणाली में लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने पंजागुट्टा निम्स अस्पताल में संक्रमण रोकथाम प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक अस्पताल के अधीक्षक के अधीन एक संक्रमण नियंत्रण समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि यह समिति प्रत्येक सोमवार को समीक्षा करेगी और विवरण प्रस्तुत करेगी। संक्रमण नियंत्रण अधिकारी व स्टाफ नर्सों की नियुक्ति थिएटरों के संचालन के अनुसार की जाएगी। उन्होंने कहा है कि निम्स अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण बहुत अच्छा है। यदि विकसित देशों में संक्रमण नियंत्रण 7% है तो विकासशील देशों में यह 10% है। साथ ही अगले 10 दिनों में पीएचसी के लिए 1000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए कदम उठाए जाएंगे। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि अगले 2 दिनों में 1140 सहायक प्रोफेसर पदों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने पर मंत्री केटीआर ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का विनिमय मूल्य भले ही हर समय गिर रहा हो, लेकिन केंद्र को इसकी परवाह नहीं है। जब रुपए का मूल्य सबसे निचले स्तर तक गिर रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री राशन की दुकानों में पीएम मोदी की फोटो की तलाश में व्यस्त है। केटीआर ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि वे कह रहे हैं कि रुपए का मूल्य सामान्य रूप से गिर गया है। ऐसा कहा जाता है कि कर्मों का देवता सभी आर्थिक बाधाओं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का कारण है। मंत्री केटीआर ने ट्विटर पर व्यंग करते हुए विश्व गुरु की तारीफ की है। पता चला है कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदेश कांग्रेस नेताओं को समन जारी किया है। ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी, पूर्व मंत्रियों शब्बीर अली, सुदर्शन रेड्डी, गीता रेड्डी और पूर्व सांसद अंजन कुमार को समन जारी किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत नोटिस जारी किया है। ईडी ने 10 अक्टूबर को सुनवाई में शामिल होने को कहा है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि शब्बीर अली और सुदर्शन रेड्डी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनियों को पैसे ट्रांसफर किए। ईडी पहले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। हालांकि शब्बीर अली, गीता रेड्डी और अंजन कुमार यादव ने खुलासा किया है कि उन्हें ईडी से कोई नोटिस नहीं मिला है। शब्बीर अली ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड को दिया गया डोनेशन सच है। यह घोषणा की गई है कि अखबार को बचाने के लिए धनराशि चेक के रूप में प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा है कि नोटिस मिलने पर वहां जांच में शामिल होंगे। अंजन कुमार ने कहा कि उन्होंने भी दान दिया। एमएलसी कल्वकुंट्ला कविता ने तेलंगाना जागृति यूके खंड के तत्वावधान में आयोजित होने वाले बतकुम्मा समारोह के पोस्टर का विमोचन किया। 2 अक्टूबर को ब्रिटेन के इलफोर्ड में भव्य बतकुम्मा उत्सव आयोजित किया जाएगा। एमएलसी कविता ने बतकुम्मा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों को हाथ से बुनी साड़ी प्रदान करने के लिए तेलंगाना जागृति यूके अनुभाग को बधाई दी। तेलंगाना जागृति राज्य महासचिव नवीन आचार्य, जागृति उपाध्यक्ष टीएस फूड्स के अध्यक्ष माइडे राजीव सागर, तेलंगाना जागृति यूके के अध्यक्ष बालमूरी सुमन राव, साई कृष्णा रेड्डी, पट्टी रेड्डी, प्रशांत पूसा, श्रवण बालमूरी, मानसा रेड्डी, सागरिका पूसा, रोहित राव ने भाग लिया। मंत्री तलसानी ने कहा है कि बतकुम्मा प्रकृति की पूजा है। उन्होंने बंसीलाल पेट में महिलाओं को बतकुम्मा साड़ी वितरित की। उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि बतकुम्मा जो तेलंगाना तक सीमित था, आज विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। प्रकृति का त्योहार मनाने के लिए सरकार तेलंगाना की लड़कियों, महिलाओं को मुफ्त में साड़ी बांट रही है। इस वर्ष 340 करोड़ की लागत से 18 लाख साड़ियों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की इच्छा है कि त्योहारों को भव्य और खुशहाल तरीके से मनाया जाए। मंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी थे। विधायक मुठा गोपाल ने कहा है कि मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में बतकुम्मा साड़ियों के वितरण को महिलाओं का विशेष प्रतिसाद मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य की सभी महिलाएं केसीआर को बड़ा मानती है। निर्वाचन क्षेत्र के रामनगर बागलिंगमपल्ली स्थित राजीव गांधी नगर सामुदायिक भवन में साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मुठा गोपाल ने महिलाओं को साड़ियां बांटी। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में कुल 65,000 साड़ियां स्वीकृत की गई है। विधायक मुठा गोपाल ने कहा है कि पहली किस्त में 35,000 साड़ियां आ चुकी है और महिलाओं को बांटी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस
एनवी रमना शहर पहुंच गए हैं। सीजेआई के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद पहली बार हैदराबाद आए एनवी रमना का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागार्जुन, न्यायमूर्ति कन्नेगंटी ललिता, न्यायमूर्ति बी शरद, न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी, न्यायमूर्ति सांबशिव राव, न्यायमूर्ति चिन्नाकुरी सुमलता, न्यायमूर्ति वेणुगोपाल, न्यायमूर्ति पुला कार्तिक, न्यायमूर्ति एन सुधीर कुमार लक्ष्मण, विधायक आर.के. पुरी, गांधी, भास्कर राव, कई जनप्रतिनिधियों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। न्यायमूर्ति रमना अक्किनेनी नागेश्वर राव की 99वीं जयंती के अवसर पर तेलुगु विश्वविद्यालय में रसमाई डॉक्टर अक्किनेनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करेंगे। आज जिमखाना मैदान में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस महीने की 25 तारीख को उप्पल मैदान में होने वाले तीसरे T20 मैच के टिकटों की बिक्री को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टिकट केवल उन्हीं को बेचे जाते हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है। HCA ने सबसे पहले घोषणा की है कि जो लोग ऑनलाइन मैच टिकट बुक करेंगे उन्हें जिमखाना मैदान में टिकट दिया जाएगा। टिकट लेने आए लोग फिर असमंजस में पड़ गए। HCA फ्लैक्सी ने व्यवस्था की है कि कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने उस फ्लैक्सी को देखकर क्रिकेट फैंस को भगा दिया। उसके कुछ देर बाद ही पेटीएम मैनेजर जिम के मैदान में आ गए। ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को टिकट दिया जाता है, QR कोड की जांच की जाती है और टिकट वितरित किए जाते हैं। क्रिकेट फैंस ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पहले टिकट दिए गए और फिर कंफ्यूज हो गए। फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों ने टिकट ले लिया है। VHP के राज्य संयुक्त सचिव रवि नूतला शशिधर ने मांग की है कि HCA को यह बताना चाहिए कि अब तक 55,000 टिकटों की क्षमता वाले उप्पल स्टेडियम के कितने टिकट ऑनलाइन बेचे गए हैं, कितने टिकट कॉम्प्लीमेंट्री के तहत बांटे गए हैं, काउंटर के जरिए कितने टिकट बिके हैं, इसका खुलासा किया जाए। HCA अजरुद्दीन की कंपनी ने कथित तौर पर ऑनलाइन और मनार्थ नामों के तहत ब्लैक टिकट बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिमखाना मैदान में भगदड़ इसीलिए हुई क्योंकि आम क्रिकेट प्रशंसकों के लिए काउंटरों पर कम से कम 2000 टिकट उपलब्ध नहीं कराए गए थे। विहिप के राज्य संयुक्त सचिव रविनुतला शशिधर ने मांग की है कि अजरुद्दीन और HCA के अन्य सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और मामले की गहन जांच की जानी चाहिए। HCA को पूरी तरह से साफ किया जाना चाहिए। मैच फिक्सिंग में शामिल लोग HCA में शामिल हो गए हैं और ब्लैक टिकट कांड शुरू कर दिया है और HCA की प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। प्रदेश में अनाधिकृत लेआउट में प्लाटों के लिए नियम के अनुसार अनुमति देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके लिए सरकार गाइडलाइंस बना रही है। मुख्य रूप से LRS पर लागू 10% अनाधिकृत लेआउट पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं और सरकार ने शेष भूखंडों के पंजीकरण के लिए नियमानुसार एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। HMDA GHMC शहर के शासी निकाय नगर निगम DTCP राज्य भर में LRS आवेदनों की गहन जांच कर रहे हैं। बताया गया है कि HMDA के तहत लगभग 1300 अनाधिकृत लेआउट ने नियमितीकरण के लिए आवेदन किया है, जिनमें से लगभग 30,000 भूखंड है। यह बताया गया है कि GHMC के अधिकार क्षेत्र में 300 अनाधिकृत लेआउट को नियमित किया गया है, जिनमें से लगभग 15,000 भूखंड है। पंजीकरण के लिए पात्र लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया 1-2 दिन में पूरी कर ली जाएंगी, जबकि पूरे राज्य में इसी तरह से प्रक्रिया चल रही है। ज्ञात है कि भूखंडों के नियमितीकरण के आदेश तैयार है। अब से सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा कमेंट करने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। यदि आपको किसी का पोस्ट पसंद न आने पर आप भी वैसा ही कुछ पोस्ट करते हैं तो आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साइबर पुलिस ने राज्य में ताज़ा हालात को देखते हुए डिजिटल पेट्रोलिंग तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर आहत भावनाएं पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस अब केस दर्ज कर रही है। ताज़ा पोस्ट पर कमेंट करने वालों का भी पीछा किया जा रहा है। IT एक्ट के अलावा IPC के तहत भी मामले दर्ज कर गिरफ्तार किए गए हैं। गोशामहल विधायक राजा सिंह के मामले में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ इसी वजह से मामला दर्ज किया है। नफरत फैलाने के लिए विविध पोस्ट डालने, शेयर करने, जवाब देने और आपत्तिजनक कमेंट करने वालों के खिलाफ साइबर पेट्रोलिंग के जरिए
जरिए आईटी एक्ट की गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में अपराध साबित होने पर कम से कम 2 साल की सजा होगी। व्हाट्सएप ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि मैसेजिंग ऐप से किए गए मैसेज और कॉल को लेने के लिए केंद्र सरकार ने जमीन तैयार कर ली है। इस संबंध में मसौदा विधायक जनता की राय के लिए जारी किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में इस संबंध में कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। इस बिल के अनुसार व्हाट्सएप ऐप, जूम, गूगल ड्यू जैसे ऐप द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी दूरसंचार सेवाएं माना जाता है। इस प्रकार संबंधित ऐप के माध्यम से प्रसारण, वॉयस मेल, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट सेवाएं सभी दूरसंचार सेवाओं के दायरे में आती है। विधेयक की धारा 24 के अनुसार सरकार एनक्रिप्टेड संदेशों, ऑडियो और वीडियो कॉल को रोक सकती है या संबंधित अधिकारियों को उस जानकारी का खुलासा कर सकती है। इस बीच केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों ने इस खंड से प्रकाशन के लिए भेजे गए संदेशों को छूट दी है। अगर नया बिल कानून बन जाता है तो संबंधित कंपनियों को ऐप के जरिए सरकार को भेजी गई एनक्रिप्टेड जानकारी का खुलासा भी करना होगा। जानकारों का कहना है कि इससे डेटा प्राइवेसी के अधिकार को खतरा हो सकता है। ईडी दिल्ली शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के लेन देन से संबंधित सबूत जुटा रही है। सीबीआई द्वारा दायर आरोपों के आधार पर ईडी ने मुख्य रूप से 4 व्यक्तियों के खातों और लेन देन पर ध्यान केंद्रित किया है। ईडी की विशेष टीमें इनसे जुड़ी कंपनियों के लेन देन की जांच कर रही है। ईडी के अधिकारी दिल्ली के समीर महेंद्र के साथ कारोबारी अरुण रामचंदन पिल्लई, बिचौलिया अरुण पांडे और विजय नायर के बैंक खातों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच लगभग पूरी हो चुकी है। ईडी के अधिकारियों ने पिल्लई, श्रीनिवास राव और अन्य को उनके कार्यालय में बुलाया और उनसे पूछताछ की। उनके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर ईडी की विशेष टीमों ने मामले की आगे की जांच के लिए अदालत में अपराध साबित करने के लिए आवश्यक सबूतों के संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया। कॉल डेटा और सीसी फुटेज के संग्रह के साथ ईडी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करेगी और बयान दर्ज करेगा। ईडी की विशेष टीमें पिछले 15 दिनों से हैदराबाद में किए गए निरीक्षण के दौरान मिली सॉफ्ट कॉपी और डिजिटल साक्ष्य का विश्लेषण कर रही है। अगर अगले 2-3 दिनों में सबूतों का विश्लेषण पूरा हो जाता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या नकदी के हस्तांतरण में कोई खामियां है। अगर किसी दुर्घटना में कोई बाल बच जाता है तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते हैं। कुछ ऐसी घटना ही होती है जो कभी कभार ही सुनने को मिलती है। हाल ही में ऐसी ही एक घटना हुई है। आप भी ऐसी दुर्घटना से संबंधित देखिए। एक महिला सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों की दिशा महिला की ओर मुड़ गई, लेकिन सौभाग्य से वह उनसे बच निकली। आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने इस घटना का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि सड़क पर चलते समय पूरी तरह सावधानी बरतें। इसे देखने वाले लोग सज्जनार के ट्वीट से सहमत है। देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं में वृद्धि हुई है। सूत्रों से पता चला है कि उन्हें विदेश से धन प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ देश में आतंकी साजिशों को खत्म करने वाले संगठन मैदान में उतर आए हैं। सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों पर नकेल कसने के उद्देश्य से तलाशी तेज कर दी गई है। पीएफआई देश में क्या कर रहा है, उन्हें विदेशों से फंड क्यों मिल रहा है, अब वही सवाल एनआईए के इर्द गिर्द घूम रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विदेशों से धन प्राप्त करके देश में धार्मिक घृणा भड़काने के आरोपी का एक चरमपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जासूसी की है। देश भर में संगठन के कार्यालयों और सदस्यों के आवासों पर अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा एक साथ छापे मारे गए। 15 राज्यों के 93 इलाकों में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
22 को केरल में गिरफ्तार किया गया, जहां पीएफआई का प्रभाव अधिक है। इनमें पीएफआई के चेयरमैन ओएमए सलाम भी शामिल हैं। केरल के बाद सबसे अधिक गिरफ्तारियां महाराष्ट्र 20, कर्नाटका 20, तमिलनाडु 10, असम 9, उत्तर प्रदेश 8, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 1, मध्य प्रदेश 4, पुडुचेरी 3, दिल्ली 3 और राजस्थान 2 में हुई। अधिकारियों ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हमले पहले कभी नहीं हुए और देश में ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा लगता है कि इन निरीक्षणों में कुल 300 अधिकारियों ने भाग लिया। हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा स्क्वायर के पास फारूक-ए-आजम मस्जिद के बगल में बनी बिल्डिंग में गुरुवार तड़के करीब 3 से 4 बजे एनआईए की टीम पीएफआई ऑफिस पहुंची। रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस ने तलाशी ली। बताया गया है कि इस इमारत में डिजिटल उपकरणों के साथ कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसे पीएफआई का राज्य मुख्यालय कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने सील लगाकर कार्यालय में नोटिस लगा दिया। बताया जाता है कि पीएफआई गतिविधियों के नाम पर निजामाबाद में सांप्रदायिक द्वेष भड़काने के नाम पर दर्ज एक मामले की जांच के तहत ताज़ा छापेमारी की गई। यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय खोलने से पहले भवन स्वामी को नामपल्ली स्थित एनआईए विशेष न्यायालय या मादापुर स्थित एनआईए कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। बताया गया है कि एनआईए और ईडी के अधिकारी इन छापेमारी में मुख्य रूप से पीएफआई के वित्तीय स्रोतों पर ध्यान दे रहे हैं। इसके एक हिस्से के रूप में एनआईए और ईडी के अधिकारियों ने उन लोगों के घरों और कार्यालयों पर संयुक्त छापे मारे जो आतंकवादियों को धन मुहैया करा रहे थे, प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे थे और नागरिकों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे। अपनी स्थापना के बाद से 2006 में केरल में स्थापित पीएफआई पर कई आरोप लगे हैं। संगठन के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई मामले भी दर्ज है। एनआईए के साथ ईडी भी पीएफआई की गतिविधियों की जांच कर रही है। ईडी पहले ही वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में फर्म के खिलाफ लखनऊ अदालत में 2 आरोप पत्र दाखिल कर चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी विरोध के साथ साथ इस संगठन की 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे इसकी भूमिका के लिए भी जांच की जा रही है। ये पूरा ऑपरेशन अमित शाह की नज़र में हो रहा है। अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, एनआईए महानिदेशक दिनकर गुप्ता और अन्य के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उधर पीएफआई ने केंद्रीय संस्थानों के हमले की निंदा की है। इसके विरोध में शुक्रवार को पूरे केरल में हड़ताल का आह्वान किया गया। वहीं विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है। एनआईए ने जांच के बाद गुरुवार रात एक बयान जारी किया कि पीएफआई ने अपनी हिंसक गतिविधियों से लोगों को आतंकित किया है। इसमें कहा गया है कि एक कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया, दूसरे धर्मों के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एनआईए के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तलाशी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल उपकरण मिले, जिससे साबित हुआ कि संगठन ने कई अपराध किए हैं। एनआईए अधिकारियों को मिले सबूतों से यह जानना दिलचस्प हो गया है कि धार्मिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। लोगों में इस बात को लेकर दहशत शुरू हो गई है कि इनमें आतंकी संगठनों से है। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।